नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी कि आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरुद्वारे में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों में रहना, ये मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और उनकी संगत का सौभाग्य मुझे मिलता रहता है। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की भी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में नमाज के बाद भावुक हो गए और भाषण के दौरान रो पड़े। ओवैसी खरगोन में मुस्लिम के घरों को तोड़े जाने को लेकर रो पड़े। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि मैं कह रहा हूं कि हिम्मत मत खोना, जालिमों सुनो, मुझे मौत से डर नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हम सब्र से काम लेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में ओवैसी ने राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को ढहाए जाने पर बीजेपी को घेरा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए लिखा था कि राजस्थान के राजगढ़ में एक प्राचीन मंदिर को गिराने का बीजेपी शासित नगर पालिका बोर्ड का निंदनीय फैसला है और हम सभी धर्मों के लिए धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और ये एक गंभीर उल्लंघन है। उम्मीद है कि सभी पूजा स्थलों पर हमले के लिए बीजेपी आरएसएस माफी मांगेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने आज क्या कुछ कहा। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदीब के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, न तुम्हारे जुल्म से डरेंगे,
ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। यह जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नू गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पटियाला में जहां निहंगों ने एक एसएचओ का हाथ काट दिया, जख्मी हालत में एसएचओ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद पूरे शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और जहां कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और मौका था जब शिवसेना की ओर से खालिस्तान विरोध में मार्च निकाला जा रहा था और इस दौरान कुछ निहंग वहां पर आए, दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हुई। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और भी ज्यादा यहां पर तनावपूर्ण माहौल बन गया, जहां अभी तक 6 लोग घायल हुए हैं, यानी कि 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल इस उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस पहुंची थी, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन हुआ क्या, इसके उलट, यानी कि एक एसएचओ का निहंगों ने हाथ काट दिया। और यह कोई पहला मामला नहीं था जब निहंगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी 2020 में भी एक एएसआई का हाथ काटा था, 2021 में भी एक शख्स को सिंगू बॉर्डर पर लटका दिया था, उसके हाथ पांव काटकर। और भगवंत मान ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा है कि ये दुर्घटना बेहद दुखद है और जैसा कि पीस कमेटी भी बुलाई गई है, इसको लेकर बैठक होगी, लेकिन पूरे तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यहां पर कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगा दिया गया है। शरारती तत्व करके कुछ अफवाह करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनू कंट्रोल कर लिया है। लोगों को अपील यही है कि किसी भी तरीके की अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं। डीसी मैडम ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो कल पीस कमेटी की मीटिंग असी करन जा रहे हैं। लोगों को यही अपील है कि अपनी जी कोई भी अफवाह होंगी है उस तो बच के रहन ते शहर का माहौल बना के रखने के एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प। सर एक हफ्ता पहला ना काम चल रहा है, ये प्रॉपर पता कि जथेबंदियां आमो सामने ने, उस दे बावजूद ये सारा कुछ हो गया, तुसी किस नूं जिम्मेवार मानते? ये देखो, ये तो असी चेक कर रहे हैं, पड़ताल करांगे, लेकिन फिलहाल जी साडा मेन जो एम है वो शहर दे विच शांति बना के रखने का है। तो मीडिया नूं भी अपील यही है कि शहर दे विच अपील यही करन कि शांति पब्लिक बना के रखे तो ये लिए जो कुछ भी लोड़िंदे कदम चुकने हैं वो असी चुक रहे हैं। सर इंजरी डिटेल है, इंजर्ड कितने के हैं? ये असी सारा कुछ फिलहाल चेक कर रहे हैं एंड लोगों नूं सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है शांति, तो शांति पब्लिक बना के रखे। किसी छोटी जी अफवाह नूं लैके गल वध गई सीगी, जिसनूं कि मौके ते पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल कर लिया। एसएसपी साहब भी इत्थे ने, डीसी मैडम भी इत्थे हैं, इन्हां दे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस फोर्स भी इत्थे लगी हुई है। ये असी फ्लैग मार्च भी शहर दे विच कड्ढन जा रहे हैं। पुलिस नूं फायरिंग करनी पई है लास्टली, ते फायरिंग हुई है, सट्टां भी वजियां ने, इन्ना कुछ होया ओदे च। एक मिनट लई ओदे च पुलिस किन्ना को जिम्मेवार मानते हो तुसीं? देखो, ये तो सारा कुछ जाब्ते अनुसार हुंदा है, इसकी असी पड़ताल भी कर रहे हैं, करांगे, लेकिन फिलहाल मौका नहीं है। फिलहाल तो ये है कि अफवाह नूं लैके, छोटी जी अफवाह नूं लैके मसला वध गया सी। फोर्स प्रॉपरली लगी हुई सी जिथे इन्हां दा प्रोग्राम सी, ते कोई छोटी जी अफवाह नूं लैके काम होया सी, वध गया सी एकदम ही।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। सर लगता नहीं हफ्ता पहला वाकया होता सर शायद एक गन शॉट इंजर्ड है जी, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? पुलिस ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਨੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। 12 और पटियाला में हुए उपद्रव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस वायलेंस की घटना पटियाला में हुई है, ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पहली चीज, पंजाब का माहौल बिगाड़ना या पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, इस घटना पे पंजाब पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए वहां पे हालत जो है उसे सामान्य किया, शांति बहाल करी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और इस पूरी वायलेंस के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, भगवंत मान साहब की सरकार। पहले तो मैं ये इधर यूपी की राजनीति में शिवपाल यादव इन दिनों केंद्र में हैं और एक तरफ जहां उनके बीजेपी में जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने चाचा पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सबके बीच अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और योगी सरकार को लेकर कुछ कहा है, सुनिए। उन्होंने तो गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था और नादानी का बयान था। तो अगर इतना ही है, वो हमें अगर भारतीय जनता पार्टी में भेजना चाहते हैं तो पहले पार्टी से निकालें। अच्छा, तो गठबंधन जो बना था वो गठबंधन भी बिखर रहा है। देखिए, बिजली की स्थिति ठीक नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो ये संभालना चाहिए सरकार। और जो देखिए, जब टैबलेट और ये जो बांटे जा रहे हैं स्मार्टफोन और लैपटॉप कैसे चलेंगे? जब बिजली नहीं होगी तो मोबाइल कैसे चलेंगे? तो ये तो सब स्कीम फेल हो जाएगी अगर बिजली नहीं। तो बिजली का सही समय पर इंतजाम करना चाहिए। लाउड स्पीकर की खोज नहीं हुई थी, तभी तो ये पूजा पाठ होता था, तब भी तो नमाज पढ़ी जाती थी। तो कहीं ईश्वर बहरा थोड़े था, न तब था न अब है। तो देखिए, मैं तो महाराज जी से यही कहेंगे कि राज धर्म का पालन करें, और कर रहे हैं। राज धर्म का जब पालन कर रहे हैं तो राज धर्म का पालन करना चाहिए। दिल्ली से लेकर बिहार तक और केरल से लेकर बंगाल तक, जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक देश में कई राज्यों में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे वक्त में दिल्ली और बिहार के ऊर्जा मंत्री ने बयान भी दिए हैं और राज्य में कोयले की कमी को लेकर केंद्र से गुहार लगाई है। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है। और बिजली के लिए, जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर
1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। राजगीर और उच्चारण में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग 1 दिन का। परसों के बाद बिजली नहीं होगी? नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए, 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 दिन 7 दिन का तो हो। एक कंट्री प्रॉब्लम है, बिहार में भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम लोग कर रहे हैं कि ताकि ठीक ठाक हो जाए। एक यूनिट जैसे नबीनगर का है वो भी आज चालू हो जाएगा, तो 500 मेगावाट उससे मिल जाएगा। धीरे धीरे बात हुई है, भारत सरकार से भी बात हुई है। कितना की कमी है? लगभग 1000 मेगावाट की। तो दूर हो जाएगा इसका। और असम के बारपेटा जिले की अदालत ने आज महिला पुलिस अधिकारी से कथित मारपीट के सिलसिले में गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत दे दी। जिग्नेश मेवानी के वकील अंगुसुमन बोरा ने बताया कि कुछ औपचारिकताओं के कारण उन्हें 30 अप्रैल को रिहा किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए पहली बार 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था और कोकराझार लाया गया था और इसके मामले में उन्हें 25 अप्रैल को जमानत मिली थी। हालांकि जमानत मिलने के ठीक बाद उन्हें महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिग्नेश पर आरोप है कि जब मेवानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गुवाहाटी हवाई अड्डे से कोकराझार जा रहे थे तो उन्होंने महिला अधिकारी से मारपीट की। मेवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 353 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने मोहन भागवत को बधाई दी है और मोहन भागवत ने कहा था कि जैसा कि हिंसा करने वाला समाज अपने अंतिम दिन गिन रहा है और उस बयान पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए। मैं मोहन राव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें देश में पूरे देश में बहस होनी चाहिए। ये जोरदार हमला नहीं है, महाराष्ट्र पर हमला हुआ है, उसका एक हमने उत्तर दिया है कि वह परिस्थिति ये है। आप जहां भाजपा शासित राज्य आपके मुख्यमंत्री नहीं है, उस सरकार के बारे में, उस मुख्यमंत्री के बारे में द्वेषपूर्ण भावना से बात नहीं कर सकते। हमारी भी भूमिका। अभी 2 दिन पहले की ही घटना है जब नोएडा के मॉल में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और अब गाजियाबाद से ही कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। महज जहां पर 30 रुपए के लिए एक युवक की लोहे की रॉड और ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 3 लोगों को शिकंजी दी थी और उसके पैसे मांग लिए थे, जिसके बाद उन 3 सिरफिरे दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक के घर पर कोहराम मचा हुआ है क्योंकि परिवार में उसकी पत्नी और एक 9 साल का बेटा है। परिवार में अकेला यही कमाने वाला शख्स था। सोचने वाली बात है कि महज 3 गिलास शिकंजी की कीमत युवक की जान से ज्यादा थी। लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और किस तरह की ये वारदातें सामने आ रही हैं। सवाल ये भी कि पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वो आरोपियों को जानती थी तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। ज्योति दीदी, ये बताइए आपके पति की कैसे हत्या हुई है? बताया जा रहा है कि उसको मारपीट की गई। क्या है पूरा मामला? हाँ, उनको मारपीटाई बहुत ज़्यादा हुई है उनके साथ में। जो उनकी कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई है। जो जिन्होंने मारा पीटा वो भी चले गए, भाग गए यहाँ से, कुछ भी नहीं आगा। क्या नाम? मेरा नाम आकाश है। आकाश, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? बताया जा रहा है कि उनको कुछ दबंगों ने मारपीट की, उनके साथ और मौत हुई। क्या पूरा मामला? उनके साथ शिकंजी के पैसे मांगने के चक्कर में उन्होंने मार पिटाई करी। उसके बाद देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने सिर में रोड और डंडे से हाथापाई के चालू कर दी। फिर क्या हुआ? कहाँ भर्ती कराया गया उनको? वो एमएमजी अस्पताल में ले गए थे सर। अच्छा। एमएमजी अस्पताल में ले जाने के बाद उन्होंने लिख दिया तेज बहादुर को। पुलिस को तहरीर दी गई? तहरीर दी गई। जानकारी हुई कि घायल गौरव की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए
नामजद अभियुक्त बॉबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉबी ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी 2 सवारियों के साथ शिकंजी पीने के लिए गौरव कश्यप की ठेले पर रुका हुआ था। उसमें गौरव कश्यप ने उन्हें जो शिकंजी दी उसमें जो है सड़े हुए नींबू का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि इन्होंने उस शिकंजी को पीने से इनकार कर दिया। तब गौरव ने इनसे पैसे की मांग की और इनमें आपस में विवाद होने लगा। जब इनका विवाद काफ़ी बढ़ गया तो बॉबी अपने ई रिक्शा को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी गौरव कश्यप इसकी ई रिक्शा से लटक गया और वहाँ पर मौजूद अन्य शिकंजी वाले भी आ गए और वो भी रिक्शे को पकड़ लिए, जिससे कि ई रिक्शा पलट गया और गौरव के सर में चोट आ गई। इसके बाद वो दोनों सवारियाँ वहाँ से भाग गई और अभियुक्त बॉबी ने उनके जो गौरव कश्यप हैं उनके जो मौजूदा लोग थे वहाँ पर उसके साथ लेकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उक्त प्रकरण में थाना नंदीग्राम के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर बैन के फैसले को मिल रही सफलता को देखते हुए बिहार में भी लागू करने की मांग उठ रही है और बिहार में बीजेपी नेता लाउडस्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें सहयोगी जेडीयू का भी समर्थन मिल रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी की ओर से तर्क दिया गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए अजान की तेज आवाज आने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ये कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस मांग को खारिज कर चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण के नजरिए से जेडीयू लाउडस्पीकर बैन को जायज मान रही है और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउडस्पीकर से अजान की आवाज होने से छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसे बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के मुताबिक दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। देश भर में आज रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। रोजा रखकर नमाजियों ने नमाज पढ़ी। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाजियों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की है और इस खास नमाज के लिए जामा मस्जिद में नमाजियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन और शांति के लिए दुआएं की हैं, साथ ही खुशहाली के लिए खुदा से दुआ मांगी। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जुमे को अलविदा जुमा कहा जाता है। इसको मुस्लिम समुदाय के लोग छोटी ईद के रूप में मनाते हैं और इसके पहले मुस्लिम समुदाय के नमाजियों की संख्या अधिक होने का कारण लोग सड़कों पर नमाज अदा करते थे। इस बार नमाज मस्जिदों में अदा की गई है और इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।